चैप्टर 7 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस, सिमिलिट्यूड एंड मॉडलिंग क्या है। इस सेक्शन के अंदर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे होंगे और इस सेक्शन के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, क्यों ज़रूरी है, और ये बकिंघम पाई थ्योरम क्या है, और ये डिटर्मिनेशन ऑफ पाई टर्म्स के किस तरह से हम लोग पाई टर्म्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है हमारे पास, या जो बकिंघम पाई थ्योरम हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर या इवन मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें काफ़ी जगहों पर हमें एक्सपेरिमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। हमारे पास उसके लिए थियोरेटिकल इक्वेशंस या न्यूमेरिकल इक्वेशंस अवेलेबल शायद नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल उस केसेस के लिए हमें जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी रिक्वायर्ड होती है। तो उन केसेस के अंदर ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है हमारी चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है, हमारे जो टाइम है वो भी सेव कर देता है, और इन केस हमारा जो मनी है उसको भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है जो कि रिक्वायर्ड होती है उस एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह के लिए। तो वो हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग इस पावरफुल टूल को यूज़ करते हुए ये हम लोग जो एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इंतहाई हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए भी और इवन दूसरों लोगों के लिए भी। जब वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उनको वह दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसी डेटा से ही उन चीज़ों को वो एक्सट्रैक्ट कर कर अपने रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे थे कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं एक और प्रॉब्लम है जो सिंपल सा प्रॉब्लम है और उसके लिए हमारे पास काफ़ी पहले से डेटा अवेलेबल है कि स्टेडी फ्लो है। कंसीडर द स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी जिसकी चेंज नहीं हो रही है, न्यूटोनियन फ्लूइड थ्रू अ लॉन्ग स्मूथ वॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप। एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप है जिसके अंदर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और हमारा जो पाइप है वो स्मूथ पाइप है, उसकी जो सरफेस रफनेस है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है। An important characteristics of this system which would be interest to an engineer designing a pipeline is the pressure drop per unit length that develops along the pipe as a result of friction. तो अगर कोई भी एक इंजीनियर वो डिज़ाइन कर रहा है पाइपलाइन तो उसके लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो उसका इंटरेस्ट होगा वो ये देखना चाह रहा होगा कि प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है पर यूनिट लेंथ के, जो कि जैसा जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा, और वो क्यों ड्रॉप हो रहा होगा, वो फ्रिक्शन की वजह से ड्रॉप हो रहा होगा। तो वो जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से तो वो देखना चाह रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 1000 मीटर की पाइपलाइन डिज़ाइन कर रहा है तो वो देख रहा होगा कि हमारे पास किन किन जगहों पर हमें शायद पंपिंग स्टेशंस वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग अकोमोडेट कर सकें। सो जो प्रेशर ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास वो इंटरेस्ट रख रहा होगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो अब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी देखने जाएगा तो वो एक्सपेरिमेंट रन करेगा कि प्रेशर ड्रॉप पाइप्स के अंदर कितना हो रहा है, तो वो ये देखने की कोशिश करेगा कि कितने फैक्टर्स या कितने जो वेरिएबल्स हैं वो इस केस के अंदर या इफेक्ट कर रहे होंगे प्रेशर ड्रॉप को। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो है हम लोग देख रहे हैं कि वो डिपेंड कर रहा होगा डायमीटर ऑफ द पाइप पे। वो हम लोग जब बाद में ये इसकी इक्वेशंस भी जब चैप्टर 8 स्टडी कर रहे होंगे तो तब आपको पता लग रहा होगा, इक्वेशंस भी आ रही होंगी, तब आपको आइडिया हो रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर प्रेशर ड्रॉप डिपेंड कर रहा होगा। बट अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है यानी कि वो डिपेंड कर रहा होगा आपका डायामीटर के ऊपर। सिंस अब प्रेशर ड्रॉप जो है पर यूनिट लेंथ, अगर सिर्फ प्रेशर ड्रॉप की बात हो रही होती तो वो लेंथ ऑफ द पाइप के ऊपर भी डिपेंडेंट होता, बट अभी ये हम लोग उसको पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं। प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के हिसाब से आपके कौन कौन से वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंट है आपके डायमीटर ऑफ द पाइप पे।
स्पीड यानी कि वेलोसिटी जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है और फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। तो वो बेसिकली आपके फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड कर रहा होगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, उसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। और प्रेशर ड्रॉप फ्लूइड की खुद की वेलोसिटी कितनी है और पाइप का डायामीटर कितना है। सो ये जो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है, ये जो 4 वेरिएबल्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, इन केस आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उन केसेस के अंदर आपको अपने प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन या नो हाउ या जो साइंस है या जो फिजिक्स है वो पता होनी चाहिए कि कौन सा जो वेरिएबल है जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो अगर मैं एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ तो वो किन किन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि डिसाइड कर रहे होंगे कि ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं और जहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंटेशंस रिक्वायर्ड होगी। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रॉब्लम कंसीडर किया है, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। एक हॉरिजॉन्टल लॉन्ग स्मूथ वॉल्ड जो है, स्मूथ वॉल्ड मतलब उसकी सर्फेसेस जो हैं पाइप की वो स्मूथ हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप है जिससे स्टेडी इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड पास हो रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा। सो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, वो फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है फ्लूइड्स के अंदर, तो वो जो प्रेशर ड्रॉप है किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो वो हमें फ़िलहाल पता है। वी नो इंफॉर्मेशन के वो डायमीटर ऑफ द पाइप के ऊपर भी डिपेंडेंट है, स्पीड के ऊपर भी डिपेंडेंट है, फ्लूइड की डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है और फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग लेकर चलेंगे आगे और इस प्रॉब्लम को देख रहे होंगे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली इसके एक्सपेरिमेंट्स करने जाएं तो हमें कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, और अगर हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलर तरीके से पाई टर्म्स फॉर्म करके फिर एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे तो वो कितना ईजियर भी हो सकता है, वो हमारे लिए चीप भी हो सकता है और कितना यूज़फुल भी हो सकते हैं उसके रिजल्ट्स। सो हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने जाएंगे या सिस्टमैटिक मैनर से आप करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल को चेंज करेंगे और बाकी दूसरे वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, बाकी जो भी मेजर्स जो भी वेरिएबल्स थे आप उनको कांस्टेंट रखेंगे। अब क्या है, इसको हम लोग फिर डिटरमिन कर रहे होंगे कि प्रेशर ड्रॉप जो है, फॉर एग्जांपल प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वो वेलोसिटी की वजह से क्या फंक्शन आ रहा है उसका। जब मैं वेलोसिटी वैरी कर रहा हूं तो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की चेंजेस क्या आ रही हैं। तो इस तरह से मेरे पास फिर अब मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूंगा, फिर दूसरे वेरिएबल को एक को चेंज करूंगा, बाकी सारों को कांस्टेंट रखूंगा। इस तरह से मैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहा हूँ। लेकिन जो इनके दरमियान एक फंक्शनल रिलेशनशिप है उनको फाइंड आउट करने में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे और वो इश्यूज अब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सीरीज ऑफ टेस्ट रन करता हूँ। पहले मैंने क्या लिया, मैंने वेलोसिटी को वैरी किया है, बाकी कांस्टेंट रखें, डायामीटर, डेंसिटी, विस्कोसिटी ये कांस्टेंट रखूंगा, सिर्फ वेलोसिटी को वैरी करूंगा, उससे देखूंगा कि प्रेशर ड्रॉप पर क्या फ़र्क आ रहा है, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ पर। तो इस ग्राफ से नज़र आ रहा है कि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मेरा प्रेशर ड्रॉप भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अब मैंने ये वेलोसिटी से एक फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, ग्राफ आ गया, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स मैंने रन कर लिए। अब अगर मैं दोबारा से प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ में, अब जाहिर सी बात है वेलोसिटी का तो आ गया, अब दूसरे वेरिएबल का देखने की कोशिश करूंगा, फिर मैं डायामीटर लूंगा। ठीक है, सो डायामीटर लूंगा और डायामीटर के बाद मैं बाकी वैल्यूज कांस्टेंट रखूंगा, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी को कांस्टेंट रख के मैं डायामीटर को चेंज करूंगा। इस तरह से मैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहा हूँ। फिर मैं दोबारा से डेंसिटी को वैरी करूंगा और डायामीटर, वेलोसिटी और विस्कोसिटी को कांस्टेंट रखूंगा। डेंसिटी इंक्रीज होने से प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है और डायामीटर पाइप का जैसे ही बड़ा हो रहा है आपका, तो आपका प्रेशर ड्रॉप कम होता जा रहा है। तो छोटा पाइप होगा यानी कि स्मॉल डायामीटर वाला पाइप होगा तो लॉसेस ज्यादा होंगे। सिमिलरली जो प्रेशर ड्रॉप है पर यूनिट लेंथ, वो विस्कोसिटी के हिसाब से मैं वैरी कर देख रहा हूँ कि विस्कोसिटी वैरी करने से प्रेशर ड्रॉप पर क्या फर्क आ रहा है। सिंस केवल जो विस्कोसिटी है
वो जब वेरी कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आपका प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज हो रहा होगा। तो जो प्रेशर ड्रॉप है वो ज़्यादा हो रहा होगा जब आपके पास थिक फ्लूइड्स हों, ज़्यादा हैवी विस्कस फ्लूइड्स होंगे। अब इन केसेस के अंदर अगर हम देखें तो मुझे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी रन करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले मैं वेलोसिटी के लिए लूँ, अगर मैं इवन सिर्फ 10 के हिसाब से लूँ या 20 एक्सपेरिमेंट्स पर लूँ या 10 एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से भी लूँ, तो मेरे पास 40 एक्सपेरिमेंट्स रन करने पड़ेंगे फॉर वेरिएबल्स के हिसाब से। ठीक हो गया। एक तो ये है कि मुझे बार बार कंटिन्यूसली टेस्ट करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ टेस्ट भी मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर इशू ये आ रहा होगा कि यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने पड़ेंगे तो मतलब मेरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मतलब जो मैं लैब यूज़ कर रहा हूँगा वो लैब भी बिज़ी रहेगी, तो उस लिहाज से वो बिज़ी रहेगी। और अब किसी दूसरे को एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे तो वो वेट करता रहेगा। सो इस लिहाज से भी एक ये इशू है। दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब ये डायामीटर ऑफ द पाइप चेंज करूं, ठीक है, अगर वेलोसिटी को चेंज करूं, वेलोसिटी को तो चलो मैं फ्लो रेट से चेंज कर सकता हूं किसी टैंक से फ्लो दे रहा हूं या कहीं से भी, तो वो मैं नॉब से मैनुअली जो आपके ये वाल्व्स वगैरह होते हैं उससे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वेलोसिटी तो कंट्रोल हो जाएगी। डायामीटर के लिए अब मुझे बार बार डायामीटर चेंज करना होगा, तो डायामीटर अगर मुझे बार बार चेंज करना होगा तो मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स के पाइप लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स के पाइप ले रहा हूँ, तो मुझे एक तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट डायामीटर्स के पाइप लेने पड़ रहे होंगे, तो ये पैसे मुझे बार बार यानी कि डिफरेंट डायमीटर्स के पाइप लेके आने पड़ेंगे, पैसा खर्च होगा। सिमिलरली अगर मुझे डिफरेंट डेंसिटीज रखनी है, डेंसिटी को वैरी करना है, तो फिर तो मुझे डेंसिटी वैरी किस तरह से हो सकती है, या तो मैं मटेरियल्स को कुछ चेंजिंग करूं या उनके टेम्परेचर वगैरह के चेंज करूं, तब या तो वो चेंज हो सकता है, या मुझे डिफरेंट फ्लूइड्स लेने पड़ेंगे डिफरेंट डेंसिटी के। सिमिलर केस इसी तरह से डिफरेंट विस्कोसिटी के ऊपर भी होगा। अगर मैं डिफरेंट विस्कोसिटी के ऊपर करना चाह रहा हूँ तो मैं वह चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे या तो फ्लूइड्स के साथ कुछ मिक्स करना पड़ेगा कि उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो या विस्कोसिटी जो है उनकी चेंज हो। और उस केस के अंदर हमारे पास अगेन एक तो डिफरेंट, अगर मुझे फ्लूइड्स लेने पड़ रहे हैं तो मुझे दोबारा से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी, डिफरेंट फ्लूइड्स लाने पड़ेंगे। पर एक और इशू भी है, एक तो चलो ठीक है ये हमारे पास पैसे का भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, एक तो टाइम का भी इशू आ रहा है हमारे पास और पैसे का भी इशू आ रहा है। बट एक और मेन इशू भी है, ये टेस्ट रन करते वक्त एक बहुत बड़ा इशू जो आएगा वो ये है कि जब मैं डेंसिटी को वैरी कर रहा हूं, ठीक है, तो आप ये देखें कि डेंसिटी और विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि मैं डेंसिटी को वैरी करूं और विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की कांस्टेंट रहे। अगर मैं डिफरेंट डेंसिटी का ले रहा हूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी, या मैं डिफरेंट फ्लूइड ले रहा हूँगा, लेकिन अगर मैं डिफरेंट फ्लूइड ले रहा हूँ तो फिर तो ये तो पॉसिबल तो नहीं है कि उनकी विस्कोसिटी भी सेम। तो एक्सपेरिमेंट्स रन करते हुए भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होंगे। सो एक तो ये है कि मैं टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, टेस्ट करते हुए इश्यूज आ रहे होंगे, यानी कि टेस्ट रन ज़्यादा करने पड़ रहे होंगे, टाइम पैसे का, और प्लस में ये जो मेन इश्यूज हैं फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी कि एक फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक को मैं सेम रखूं और दूसरी वैरी कर रही हो, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो इन केसेस के अंदर हमारे पास ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स के लिए एक्सपेरिमेंटेशन रिक्वायर्ड है, उनको ये काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिसमें इस पर्टिकुलर केस के अंदर 5 वेरिएबल्स थे, 4 वेरिएबल्स ये और मेन जो डिपेंडेंट वेरिएबल था दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर, ये 5 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये 5 वेरिएबल्स हैं, ये 5 वेरिएबल्स की बजाय डायमेंशनल एनालिसिस क्या करता है कि हमें इन वेरिएबल्स को, जो भी ये वेरिएबल्स थे, इनको कंबाइन कर देता है नॉन डायमेंशनल कॉम्बिनेशंस के अंदर।
जो वेरिएबल्स का कम्बिनेशन है, जिसको हम लोग डायमेंशन लेस प्रोडक्ट्स कहते हैं या डायमेंशन लेस ग्रुप्स कहते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हम लोग उनका कम्बिनेशंस इस तरह से बनाते हैं वेरिएबल्स का कि उनकी डायमेंशन कुछ भी नहीं रहती, वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनके यूनिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग देख रहे होंगे कि ये हम लोग डायमेंशन लेस ग्रुप्स किस तरह से बनाते हैं। एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमारे पास वो डायमेंशन लेस ग्रुप्स आते हैं और उन डायमेंशन लेस ग्रुप्स आने के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो अभी प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस केस के अंदर ये जो 5 वेरिएबल्स की बजाय हमारे पास 2 डायमेंशन लेस ग्रुप्स आ जाएंगे। कितने? 2 डायमेंशन लेस ग्रुप्स आ जाएंगे। 5 वेरिएबल्स की बजाय अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स बचेंगे? 2 वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स तो होंगे पर वो जो कॉम्बिनेशन है, अब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए आप नज़र आ रहा होगा कि वो काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हम लोग 5 वेरिएबल्स की बजाय अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स में से 5 से 2 की तरफ आ गए। और वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? एक ये टर्म है और एक ये रो वी डी ओवर म्यू है। तो ये जो हमारे पास डी डेल्टा पी एल ओवर रो वी स्क्वायर है, ये फंक्शन है किस चीज़ का? रो वी डी ओवर म्यू का, जिसको हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो हम लोग ये देख रहे होंगे आगे चलकर कि ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं दोबारा से एक्सपेरिमेंटेशन को। अब मेरे पास उन 5 वेरिएबल्स की बजाय समझें ये 2 डायमेंशन लेस ग्रुप्स आ गए। ये डी डेल्टा पी एल प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ओवर रो वी स्क्वायर और ये रो वी डी ओवर म्यू। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि ये जो रो वी डी ओवर म्यू है ये रेनॉल्ड्स नंबर है। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर वेरी करने से इस कॉम्बिनेशन का ये जो हमने टर्म बनाया है ये चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं एक एक वेरिएबल चेंज करूं, अगर आप ये देखें, क्योंकि अब ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि 1 जो है वो फंक्शन है इसका, तो मीन्स ये 1 जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको वेरी करूंगा तो मतलब 1 की वैल्यू वेरी हो रही होगी, मतलब ये रो वी डी ओवर म्यू की वैल्यू वेरी करूंगा तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन वेरी हो रहा होगा। और वो किस तरह से हो सकता है? पहले तो हम ये देखें कि ये अब कॉम्बिनेशन है रो वी डी ओवर म्यू का, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर है। इसको मैं वेरी करना चाहूं इसकी वैल्यू को, तो मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू को, चाहे वो डेंसिटी को वेरी करूंगा तो पूरा कॉम्बिनेशन वेरी हो जाएगा, वेलोसिटी को वेरी करूंगा तो पूरा कॉम्बिनेशन वेरी हो जाएगा, डायामीटर को वेरी करूंगा तो पूरा कॉम्बिनेशन वेरी हो जाएगा, विस्कोसिटी को वेरी करूंगा तो पूरा कॉम्बिनेशन वेरी हो जाएगा। तो अब वो मेरी मर्जी है कि कौन से वेरिएबल को मैं वेरी करना चाहूँ। अगर मैं चाहूँ तो डेंसिटी को वेरी करता रहूँ, मैं डिफरेंट फ्लूइड्स यूज़ करता रहूँ, तो ये मैं नहीं करना चाहता। क्यों करूँ? मुझे ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मैं इस तरह से विस्कोसिटी वेरी कर सकता हूँ, डिफरेंट फ्लूइड्स यूज़ करूँ, तो उसका ये ओवरऑल टोटल जो टर्म है वो वेरी हो जाएगा। पर मैं डिफरेंट फ्लूइड्स क्यों लूँ? डायामीटर्स को भी वेरी कर सकता हूँ। डायामीटर वेरी करने से ये रो वी डी ओवर म्यू पूरा का पूरा वेरी हो जाएगा। पर डायामीटर वेरी करने के लिए मैं जब एक्सपेरिमेंट्स रन करूंगा, मतलब मुझे डिफरेंट डायामीटर के पाइप यूज़ करने पड़ेंगे, तो मैं ये नहीं करना चाहता। अब अगर जो वेलोसिटी वेरिएबल है, मैं इस वेलोसिटी को वेरी करूं, वेलोसिटी चेंज करता रहूं आपके जो वाल्व्स वगैरह से फ्लो को चेंज करके, अब मैं वेलोसिटी को चेंज करूंगा तो ओवरऑल रेनॉल्ड्स नंबर ही चेंज हो रहा होगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर ही चेंज हो रहा होगा रो वी डी ओवर म्यू, सिर्फ वेलोसिटी को चेंज करने से ही। अब अगर वेलोसिटी वेरी हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म वेरी हो गया। अब इसके वेरी होने से मेरे पास ये जो टर्म है डी डेल्टा पी एल ओवर रो वी स्क्वायर, उसका मैं एक्सपेरिमेंट से पता लग जाएगा। और एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगेगा वो हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं वेलोसिटी वेरी करके ये पूरा रेनॉल्ड्स नंबर वेरी कर रहा हूँ, तो मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर वेरी हो रहा होगा और उसके बाद मेरे पास ये कॉम्बिनेशन भी वेरी हो रहा होगा। कॉम्बिनेशन किस तरह से वेरी होगा? एक्सपेरिमेंट तो मैं रन करूंगा जैसे एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था। मैंने वो पाइप लिया, ठीक है, एक कोई भी फिक्स डायमीटर का पाइप होगा। लेट सपोज यहाँ पर मैंने टैंक इंस्टॉल किया हुआ है और टैंक से फ्लो आ रहा है इस पाइप की तरफ। ठीक है, पाइप से मैंने टैंक से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं चाहूँ तो वेरी कर सकता हूँ, वाल्व से या कहीं से भी मैं वेरी कर रहा हूँ वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये आपका पूरा रेनॉल्ड्स नंबर वेरी हो जाएगा।
ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करता जाऊंगा तो आपका रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली रेनॉल्ड्स नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उससे ये हो गया। अब एक्सपेरिमेंट रन करूंगा तो मेरे पास ये टर्म किस तरह से आएगा, एक्सपेरिमेंट रन करूंगा। अब एक्सपेरिमेंट जब मैं रन कर रहा हूं, मुझे पाइप की लेंथ तो पता होगी, तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से ले रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे पाइप की लेंथ भी पता है, तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से प्रेशर ड्रॉप आ जाएगा। वो कैसे कि मैंने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर सेंसर्स लगाए होंगे। ठीक है, पीजोमीटर ट्यूब ले लें, ठीक है, जो हम लोग पहले देख कर आए। लेट्स सपोज मैंने पीजोमीटर ट्यूब्स लगाई हुई हैं। अब मुझे प्रेशर इस पॉइंट के ऊपर भी पता लग जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर लग जाएगा। तो प्रेशर ड्रॉप जो होगा इन दोनों के दरमियान, जो ये डेल्टा पी आएगा इनके दरमियान, दैट डेल्टा पी वुड बी इक्वल टू P2 माइनस P1 माइनस P2, क्योंकि P1 पर प्रेशर ज्यादा होगा, P2 पर कम होगा, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा। सो दिस इज हाउ आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट द प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप तो मैंने अब एक्सपेरिमेंट रन किया है, प्रेशर ड्रॉप तो मुझे पता लग जाएगा, मैंने वो मेजरमेंट सेंसर्स लगाए हुए हैं, या मैं यूट्यूब मैनोमीटर लगा लूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली उसके, अगर फॉर एग्जांपल ये कनेक्टेड हो, इस तरह से यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड हो, जो हम लोग मैनोमीटर्स पढ़कर आए थे, तो उसके अंदर से भी डायरेक्टली जो वो फ्लूइड का कॉलम होगा, मरकरी का या किसी का भी फ्लूइड का कॉलम, उसका जो डिफरेंस आ रहा होगा, उससे ही मुझे पता लग जाएगा कि प्रेशर डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब ये जिसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था उसका डायामीटर भी मुझे पता होगा, जाहिर सी बात है, वो डायामीटर जो भी था उसका कांस्टेंट था, वो मुझे पता होगा। जो फ्लूइड मैं रन कर रहा था उसकी डेंसिटी मुझे पता होगी, फ्लूइड की वो डेंसिटी मुझे पता होगी जिससे वो फ्लूइड मूव कर रहा है, और मेरे पास उस फ्लूइड की विस्कोसिटी भी पता होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी फ्लूइड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी विस्कोसिटी भी मुझे पता होगी। मुझे डायामीटर पाइप का पता है, वेलोसिटी मैं खुद वेरी कर रहा हूँ, वो मैं मेजर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अपनी मर्जी से कितनी वेरी कर रहा हूँ, तो वो वेलोसिटी मुझे पता होगी, या मैंने कोई भी सेंसर लगाया हुआ होगा कि मैं कितनी वेलोसिटी रखकर उसको आगे फ्लो करा रहा हूँ। सो वेलोसिटी मुझे पता है, डायामीटर मुझे पता है, डेंसिटी फ्लूइड की पता है, विस्कोसिटी फ्लूइड की पता है, तो मेरे पास तो रो वी डी ओवर म्यू पता लग जाएगा। सिमिलरली अब इधर आए, मुझे डायामीटर पता होगा, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो जिस तरह से एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा, वो मैंने कैलकुलेट कर ली उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए जो भी थी। डेंसिटी मुझे पता है और वेलोसिटी जो मैंने रखी थी वो भी पता है। अब यहाँ पर वो जो मैंने वेलोसिटी रखी थी उसकी वजह से जो रेनॉल्ड्स नंबर आया होगा वो मेरे पास एक नंबर होगा, वो वैल्यू होगी। इसी तरह से उसके हिसाब से प्रेशर ड्रॉप मैंने कैलकुलेट किया है, मेजर किया है, और जो डायामीटर है पाइप का उससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय रो वी स्क्वायर किया, तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। सिमिलरली मैंने वेलोसिटी वेरी की, रेनॉल्ड्स नंबर वेरी हो गया, प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर वेरी हो गया होगा, और मेरे पास ये टोटल टर्म भी वेरी हो जाएगा। जो भी वैल्यूज़ होंगी मैं पुट करता जाऊँगा, जो वेलोसिटी थी दूसरे उधर पॉइंट पर वो पुट की, डेंसिटी तो वैसे ही कांस्टेंट रखी हुई है, डायामीटर वही पाइप का सेम ही है, एक्सपेरिमेंट जब रन कर रहे हैं, तो मेरे पास उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी आ जाएगी। ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू अगेंस्ट दिस रेनॉल्ड्स नंबर होगी, अगेंस्ट दिस, इस तरह से मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा। अब इस ग्राफ बनने से क्या होगा, मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब इससे मैं चाहूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि प्रेशर ड्रॉप, मैं इस ग्राफ से चाहूँ तो ये देख सकता हूँ कि प्रेशर ड्रॉप किस तरह से फंक्शन है डायामीटर का। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी d इंटू डेल्टा पी एल ओवर रो वी स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रो वी डी ओवर म्यू। अब मुझे पता है कि इसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आया होगा, एक नंबर आया होगा, एक वैल्यू आई होगी, d डेल्टा पी एल ओवर रो वी स्क्वायर। अब अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आई है तो प्रेशर ड्रॉप में इसके हिसाब से कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, d डेल्टा पी लेंथ ओवर रो वी स्क्वायर, इसकी कोई ना कोई एक वैल्यू आई होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आई होगी। अब मैं अगर चाहता हूं इसके हिसाब से देखूं कि प्रेशर ड्रॉप और डायामीटर का क्या फंक्शन है, तो मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर जो भी था, ठीक है, जो भी था यहाँ पर मैंने पुट की, रो वी स्क्वायर जो भी था वो मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ जो भी वेलोसिटी रखी हुई है। अब वेलोसिटी सेम रखूँगा जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वेलोसिटी रखी थी, इस पॉइंट के लिए जो भी वेलोसिटी रखी थी जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आई हैं वो पुट करूँगा, डेंसिटी वही पुट करूँगा। अब डेल्टा पी एल वहाँ रहेगा और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, लेट्स सपोज इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं कह रहा हूँ सी,
ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ देखना डेल्टा पी लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ किसके, अब ये c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू थी, ये रो उधर चला जाएगा, v स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय द डायामीटर, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट जो भी थी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आई थी वो सेम रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी और वेलोसिटी स्क्वायर भी सेम रहेगा। अब मैं डायामीटर वैरी कर कर जब मैं देख रहा हूँ डायामीटर को वैरी कर रहा हूँ तो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू मेरे पास कुछ आ रही होगी, ठीक है। अब वो प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू मेरे पास जो आ रही होगी वो डायामीटर चेंज करने से आ रही होगी, और इस तरह से फिर मेरे पास एक ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से मैं अगर वेलोसिटीज़ को देखना चाहूँ, वेलोसिटी की वजह से प्रेशर ड्रॉप किस तरह से वैरी हो रहा है, वही कांस्टेंट रहेगा, ये v उधर चला जाएगा और फिर v वैरी करने से आप देख सकते हैं। तो आप इस कॉम्बिनेशन से जो ये ग्राफ्स बने हुए हैं पीछे उसको ही देख सकते हैं कि क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। क्या इस तरह के जो ग्राफ्स हैं, जो ये 4 ग्राफ्स हैं, इस एक ग्राफ से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके इस तरह के 4 ग्राफ्स बना सकते हैं। तो अगर जो ये मैं बात कह रहा था ये आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स रन करें तो उससे हम वैसे ही बहुत सारे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस एक ग्राफ से हमारे पास फंक्शंस दूसरे बन सकते हैं, इसी तरह से ही फंक्शन बन रहे होंगे। जैसे ये मैं डायामीटर का शो कर रहा हूँ तो इस कांस्टेंट रो वी स्क्वायर से पता लग रहा है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, डेंसिटी और जो वेलोसिटी वो उस पॉइंट के लिए यूज़ की थी हमने इस कांस्टेंट के लिए वो तो सेम ही रहेंगे। अब जब मैं डायामीटर इंक्रीज कर रहा हूँ तो प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस हो रहा होगा, और अगर आप यहाँ देखें तो इससे भी यही पता लग रहा है कि प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ डायामीटर इंक्रीज होने से वो डिक्रीज हो रहा हो। सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, जो हम बात कर रहे हैं वो वहाँ पर एप्लीकेबल भी है। अब कहानी आती है कि हम लोग ये डायमेंशन लेस ग्रुप्स किस तरह से बनाएंगे, ये डायमेंशन लेस फॉर्म किस तरह से करेंगे। तो हम लोग ये बकिंघम पाई थ्योरम है कि हम लोगों ने एक तो ये कि भाई ये 5 वेरिएबल्स थे, 5 से 2 ही कॉम्बिनेशन क्यों बनाए, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं। तो वो हमें बकिंघम पाई थ्योरम बताता है कि कितने जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस डायमेंशन लेस प्रोडक्ट्स के अंदर। सो कितने डायमेंशन लेस, हाउ मैनी डायमेंशन लेस प्रोडक्ट्स टू रिप्लेस द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो वो हमें पता लगेगा बकिंघम पाई थ्योरम से। और वो क्या कहता है, वो कहता है इफ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग k वेरिएबल्स इज डायमेंशनली होमोजेनस, तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर k नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और वो डायमेंशनली होमोजेनस, इक्वेशन डायमेंशनली हमेशा होमोजेनस होना चाहिए, इट कैन बी रिड्यूस टू अ रिलेशनशिप अमंग k माइनस आर इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स। तो वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कितनी रिड्यूस कर सकते हैं, k माइनस आर इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स। अगर हमारे पास k वेरिएबल्स हो तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं k माइनस आर में। अब r क्या है, r जो है हमारे पास वो है मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द वेरिएबल्स। तो ये है आपका बकिंघम पाई थ्योरम। सो ये कहता है कि अगर आपके पास k वेरिएबल्स हैं तो आप उसको, उस रिलेशनशिप को k माइनस आर इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बट r जो है वो क्या है, वो मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस हैं। अब अगर आप देखें तो पिछले केस के अंदर हमारे पास वेरिएबल कितने थे इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो 5 थे। अब हम लोगों ने इनको जो नंबर ऑफ पाई प्रोडक्ट्स हैं वो 2 के अंदर कन्वर्ट किए। सो हमें k माइनस आर अगर इक्वल टू 2 है तो रेफरेंस डायमेंशंस इसके लिए कितनी थी, वो 3 थी। अब वो रेफरेंस डायमेंशन कौन सी रेफरेंस डायमेंशंस होती हैं, जो भी डायमेंशंस रिक्वायर्ड होंगी इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी होता है हमारे पास, वेलोसिटी जैसे है एल टी माइनस 1। सो ये इसके अंदर कितनी डायमेंशंस यूज हुई, लेंथ और टाइम। इस तरह से हमारे पास प्रेशर होगा या डेंसिटी है, डेंसिटी में है मास लेंथ kg पर मीटर क्यूब होता है या ml माइनस 3 है डायमेंशंस के हिसाब से। तो अब इस केस के अंदर आपको 2 डायमेंशंस और नजर आ रही हैं। तो अगर हम ये सारे वेरिएबल्स देखते तो इन सारे वेरिएबल्स के लिए जो डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी वो 3 थी, एक लेंथ और टाइम भी रिक्वायर्ड थी। इसी तरह आप सारे वेरिएबल्स देख लेंगे, इन 3 डायमेंशन से ज़्यादा वेरिएबल्स
ज़्यादा डायमेंशंस रिक्वायर्ड नहीं थी इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। तो जो आर है हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस के ऊपर, जो मिनिमम नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस हैं वो जो आपकी बेसिक डायमेंशंस होती है मास, लेंथ और टाइम, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। एक रेयर केसेस हैं, एक दो कुछ रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर ये नहीं होता है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगी कि वो कहाँ पर नहीं होता है। बट अभी के लिए ये इतना ही है कि हमारे पास जो k वेरिएबल्स होंगे उनको हम k माइनस आर इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और r जो है वो मिनिमम नंबर हैं रिक्वायर्ड हैं उन रेफरेंस डायमेंशंस जो रिक्वायर्ड हैं उन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। सो जो डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स हैं आर frequently referred as pi terms and theorem is called Buckingham pi theorem। तो पिछले केस के अंदर जो आपको टर्म्स नजर आ रहे थे जो दैट वाज पाई 1 और ये था पाई 2। सो पाई थ्योरम जो है वो बेस्ड ही उस आइडिया के ऊपर कर रहा है डायमेंशनल होमोजेनिटी पर, जो हम लोगों ने शुरू के अंदर चैप्टर 1 के अंदर कहा था कि एप्पल्स शुड बी एडेड विद द एप्पल्स, ऑरेंजेस विद द ऑरेंजेस। सो मतलब अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप वेलोसिटी के साथ ही डायमेंशंस में दे रहे होंगे, फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशंस के साथ ही वो इक्वेशन आ रही होगी। ऐसा ना हो कि फोर्स के साथ आप कंबाइन कर रहे हो मास को, या मास को कंबाइन कर रहे हो वेलोसिटी को, तो वो इक्वेशन हमारे पास गलत हो जाएगी। तो ये पाई थ्योरम भी उसी के ऊपर ही बेस्ड है। हम लोग इस केस के अंदर चीज़ों को डायमेंशन लेस बना रहे होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए, राइट हैंड साइड भी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर एक इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड पर ये वेरिएबल है और वो राइट हैंड साइड पर वो डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स हैं या जो इक्वेशन का टर्म है उसके डायमेंशंस और इसकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। फिर हम लोग पाई टर्म्स बनाकर पाई टर्म्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पाई 1 है दैट इज द फंक्शन ऑफ पाई 2, पाई 3 या जितने भी नंबर ऑफ आपके पाई टर्म्स होंगे। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा जो पाई 1 था वो क्या था, वो फंक्शन था पाई 2 का। बट क्यों पाई 2 क्यों फंक्शन नहीं है पाई 1 का? वो रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारा जो मेन डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा पाई 1 वाला टर्म होगा, जिसके अंदर मेन डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेशर ड्रॉप था पर यूनिट लेंथ। वो आएगा भी पूरे आपके जितने भी डायमेंशनलेस ग्रुप्स बनेंगे तो एक ही ग्रुप के अंदर वो आ रहा होगा, वो कहीं पर भी नहीं आ रहा होगा दूसरी जगहों पर, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। तो वो जो पहला वाला टर्म है वो ही मेन पाई टर्म होगा और वो बाकी दूसरे पाई टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। सो दिस इज पाई 1 इज अ फंक्शन ऑफ पाई 2, पाई 3 एंड सो ऑन। अब ये जो बकिंघम पाई थ्योरम के अंदर जो R है ये यूजुअली बट नॉट ऑलवेज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर्स या डायमेंशंस रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई डायमेंशंस ऑफ द ऑल द पैरामीटर्स। जो अभी बात कर रहे थे कि जैसे MLT रिक्वायर्ड है तो वो MLT ही जो आपकी बेसिक डायमेंशंस हैं वही आपकी R के बराबर होंगी मिनिमम डायमेंशंस के। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये होगा बट नॉट ऑलवेज। एक रेयर केस आपके पास इस बुक के अंदर भी गिवन है, वो आप सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर यही हो रहा होगा कि R जो है अब उस केस के अंदर बेसिक डायमेंशंस के बराबर नहीं है। बाकी तकरीबन सब प्रॉब्लम्स के अंदर ऐसा ही हो रहा होगा। यूजुअली द रेफरेंस डायमेंशंस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द वेरिएबल्स विल बी द बेसिक डायमेंशंस MLT, या आप FLT सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो FLT, बट वी विल बी यूजिंग द MLT सिस्टम। This theorem does not predict the particular function or form of ये फंक्शन नहीं बता रहा होगा कि ये आपकी जो पाई टर्म्स हैं ये इससे फंक्शन नहीं बता रहा होगा कि एक फंक्शन किस तरह का है, वो आपको एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो ग्राफ आया है ये ग्राफ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट किया है, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, तो उसके हिसाब से ही ये आपके पास ये ग्राफ ड्रॉ होगा जब आप एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। इससे कुछ नहीं पता लगेगा, इससे दूसरे और सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटली कितने आपके पास होना चाहिए। सो द फंक्शनल रिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट डायमेंशनल प्रोडक्ट्स एंड मस्ट बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। तो वो जो डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स के दरमियान जो फंक्शन होगा
वो एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा, जैसे कि हम लोग इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्कस करके आए थे। द के माइनस आर डायमेंशनलेस टर्म्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसीजर आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। अब हम लोग ये पाई टर्म्स किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, जो मेन चीज़ इसके अंदर है ही आपका डायमेंशनल एनालिसिस करना है, हमने डायमेंशनलेस फॉर्म बनाना है, जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो इस केस के अंदर तो डिटर्मिनेशन ऑफ पाई टर्म्स हम लोग देख रहे होंगे। सो सेवरल मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स या पाई टर्म बनाने के लिए, जो कि इस डायमेंशनल एनालिसिस के लिए यूज़ होंगे। हम लोग एक तो प्रोसीजर जो बुक के अंदर गिवन है मेथड, वो यूज़ कर रहे होंगे शुरू के अंदर। फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँगा, उसके अंदर आपका दूसरा मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँगा। तो कुछ प्रॉब्लम मैं आपको कहूँगा कि दोनों मेथड से सॉल्व करें, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको ईजियर मेथड लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द मेथड टू बी यूज टू डिटरमाइन द डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स, one begins by listing all dimension variables that are known or believed to affect the given flow phenomena। कोई भी आप मेथड यूज़ करें, सबसे पहले जो भी होगा आप स्टार्ट शुरू से ही करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स डिपेंडेंट है आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर, उनको आप लिस्ट करेंगे। और वो लिस्ट किस तरह से कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स की फिज़िक्स पता होनी चाहिए कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, कौन कौन से वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपको नॉलेज से बाद में पता लग जाएगा। बट हमारे केस के अंदर इस सब्जेक्ट के हिसाब से वो वेरिएबल्स जो हैं आपको गिवन होंगे। ये 8 स्टेप्स गिवन है, ये मेथड है, ये फॉलो करेंगे और हम लोग डायमेंशनलेस फॉर्म प्रोडक्ट बनाएंगे जो आपको शो किया गया है। फिर मैं आपको एक दूसरा सिमिलरली एक दूसरा प्रोसीजर यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, उससे भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आपको इजी लगता है। ये स्टेप्स गिवन है। पहले स्टेप के अंदर क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं प्रॉब्लम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको हम लोगों ने लिस्ट करना है। फिर जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो बेसिक डायमेंशंस हैं, उनके टर्म्स में उनको शो करना। जैसे भाई डेंसिटी है तो वो ml-3 है, वॉट एवर जो भी है हमारे पार्ट उसको, सॉरी, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे उनकी डायमेंशंस में, जैसे डेंसिटी है ml-3 हो गया, अगर डायामीटर है तो उसकी डायमेंशन लेंथ होती है, तो वो सारी की सारी डायमेंशंस हम लोग लिख रहे होंगे। सो दैट इज द स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाई टर्म्स। हम लोगों ने पता करना है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने होंगे, और वो रिक्वायर्ड पाई टर्म्स क्या है, k माइनस आर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। ये तो हमने सारे के सारे वेरिएबल लिस्ट कर देंगे। प्रेशर ड्रॉप लेंथ था, डायामीटर था, वेलोसिटी था, विस्कोसिटी था एंड डेंसिटी था। ठीक है। अगर इनकी डायमेंशंस लें, जैसे फॉर एग्जांपल डायामीटर की लेंथ हो जाएगी। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पाई टर्म्स वो डिपेंड कर रहे होंगे नंबर ऑफ पाई टर्म्स किस चीज़ के ऊपर, k माइनस आर पर। फिर हम लोगों ने इन वेरिएबल्स के अंदर से जो ऊपर वेरिएबल्स शो किए हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स लेने होंगे। अब 1 2 3 4 5 के अंदर हम लोगों ने कुछ रिपीटिंग वेरिएबल लेने होंगे जब ये पाई टर्म हम लोग फॉर्म कर रहे होंगे, और ये तकरीबन सेम ही होंगे जितने हमारे बेसिक डायमेंशंस होंगे। तो अगर बेसिक डायमेंशंस हमारी 3 है तो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स भी 3 ही होंगे। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में कि रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन से होने चाहिए। फिर स्टेप 5 है, हम लोगों ने पाई टर्म फॉर्म करना है और वो उसका मेथड लिखा हुआ है कि किस तरह से फॉर्म करना है। सिमिलरली स्टेप 6 है, हम लोगों ने अगेन अगर कोई और पाई टर्म भी रिक्वायर्ड है, यानी कि 2 बनाने या 3 बनाने हैं, तो हमने यही स्टेप दोबारा से रिपीट करना होगा और उसको फॉर्म करना होगा जितने भी रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं उनके लिए। फिर जो हम लोगों ने पाई टर्म्स फॉर्म कर लिए हैं, उन सारे के सारे पाई टर्म्स को देखना है कि ये डायमेंशन लेस हैं भी या नहीं है, इंडिपेंडेंट है भी कि नहीं है। 8वें के अंदर जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कि इसको हम लोग रिलेशनशिप जो पाई टर्म्स के अंदर किस तरह से लिख रहे हों। ये सारे स्टेप्स हम 1 बाय 1 यूज़ करते हैं और इसके लिए हम लोग ये चीज़ें
डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑल द वेरिएबल्स दैट आर इन्वॉल्व। हमारे केस के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे थे, प्रेशर ड्रॉप था पर यूनिट लेंथ, एंड दैट वाज फंक्शन ऑफ, वो किसके ऊपर था, ये मेन वेरिएबल है हमारा, मेन वेरिएबल है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। बाकी वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, उनका लेना देना नहीं है आपस में। सो वेलोसिटी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी हो गया, और फिर है हमारे पास डेंसिटी है, और डायमीटर ऑफ द पाइप है, एंड विस्कोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी, बल्कि इसे कहते हैं वेलोसिटी, डायमीटर, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। दीज आर द 5 वेरिएबल्स, 1 2 3 4 5. Pressure drop per unit length, velocity, diameter, density and viscosity. So this is velocity, velocity of the fluid, diameter of the pipe, density of the fluid, विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हम कहते हैं ऑफ द फ्लूइड। तो ये हमारे 5 वेरिएबल्स हैं। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हम लोगों ने इनकी बेसिक्स डायमेंशंस के अंदर बताना है। सो दिस इज प्रेशर ड्रॉप और ये पर यूनिट लेंथ है। सो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी जो डायमेंशंस हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया की डायमेंशंस हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो इसकी डायमेंशंस जो हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, पर ये पर यूनिट लेंथ है तो ये लेंथ भी आ रही होगी, और फोर्स की जो डायमेंशंस हैं हमारे पास वो थी MLT-2, ठीक है। अगर आप यूनिट्स के हिसाब से, SI यूनिट्स के हिसाब से देखना चाहें, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और ये एरिया जो है इसकी डायमेंशंस L², और ये अगेन पर यूनिट लेंथ है तो जिसकी वजह से L, तो ये आपके पास जो आंसर आ रहा है ये L3, ये हो जाएगा ML-2, सही है, और T-2, ये होगी हमारे प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन। फिर हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो इजी हैं, LT-1। फिर हमारे पास डेंसिटी है, डायमीटर है पाइप का। सो डायमीटर की जो डायमेंशन है वो है लेंथ है, और उसके बाद हमारे पास डेंसिटी है, वो है ML-3 है, ठीक है। फिर हमारे पास है विस्कोसिटी। ये डायमेंशंस जो हैं आपको गिवन होंगी, या ये टेबल आपको गिवन होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इन केस अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो फिर ये आप बुक से वैसे ही डायमेंशंस देख सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी है, वो म्यू है, और उसकी डायमेंशंस FLT सिस्टम के हिसाब से भी गिवन है, और ये MLT सिस्टम के हिसाब से भी गिवन है। नहीं भी तो आप ये जो डायमेंशंस हैं इससे भी फॉर्म कर सकते हैं, and that is L-1 and T-1, ठीक है। और प्रेशर की डायमेंशंस आप देखना चाहें, सो ये प्रेशर है और वो है ML-1 T-2। तो यहाँ पर ML-2 T-2 है क्योंकि पर यूनिट लेंथ है, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है। तो अब हमारे पास ये जो सेकंड स्टेप था वेरिएबल्स को उनकी बेसिक डायमेंशंस के अंदर डिफाइन करना, वो भी हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ये डायमेंशंस आप वहाँ से भी देख सकते हैं चैप्टर 1 के अंदर, टेबल 1.1 के अंदर ये गिवन है, नहीं तो ये टेबल भी अटैच्ड होगा इस स्लाइड्स के साथ।
अब हम लोगों ने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाई टर्म्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पाई टर्म्स, और वो कितने हैं, वो डिपेंड कर रहा होगा k माइनस आर पर, वेयर k इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और k नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूडिंग आपका इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी। सो ये तो हो गया 5, और r जो है इन मोस्ट द केसेस आपका वो बराबर होगा जो कि बेसिक डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। तो हम वो देखें, MLT रिक्वायर्ड है, यहाँ पर भी ML है, MLT, तो ये तीनों बेसिक डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी। सो दिस वुड बिकम 3 यूजुअली इक्वल टू द बेसिक डायमेंशंस। बेसिक डायमेंशंस जो भी रिक्वायर्ड हैं इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, required to express these variables, और वो हमारे केसेस के अंदर 3 थी। तो हमारा जो नंबर ऑफ पाई टर्म्स हैं, नंबर ऑफ पाई टर्म्स जो हैं जो रिक्वायर्ड होंगे वो 2, तो हम लोग 2 पाई टर्म्स बना रहे होंगे, और जो पाई 1 होगा वो हमारा फंक्शन होगा पाई 2 का। ठीक है, सो ये है हमारा स्टेप 3 के हम लोगों ने डिटरमाइन किया कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाई टर्म्स कितने हैं। अब हम लोगों ने सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स वेयर द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रेफरेंस डायमेंशंस। तो ये जो रेफरेंस डायमेंशंस हैं, अब इस केस के अंदर हमारी रेफरेंस डायमेंशंस वैसे ही 3 लिए हैं कि वो बेसिक डायमेंशंस के ही बराबर हैं। सो जो नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल होगा, या जो नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं, वो जो हम लोगों ने r यूज़ किया था वो बराबर है r के, और r हम लोगों ने बेसिक डायमेंशंस के लिए ही लिया है जो कि रिक्वायर्ड थी उन वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सो इस केस के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो 3 होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स तो 3 हो गए। अब वो 3 वेरिएबल्स हम लोगों ने कौन से सिलेक्ट करने हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और वो डिपेंड कर रहा होगा कि हम लोगों ने जो डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ एक था हमारे पास वेलोसिटी, डायामीटर, डेंसिटी एंड म्यू। ठीक है, एक चीज़ तो सबसे पहले कि जो आपका मेन डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मेन डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल नहीं होगा, नेवर विल बी अ रिपीटिंग वेरिएबल। ठीक है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका, वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम लोग लिखते हैं विल नेवर बी अ। तो ये आपका कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल नहीं होगा। अब हमारे पास बचते हैं ये 4 वेरिएबल्स। इन 4 वेरिएबल्स में से हम लोगों ने 3 सेलेक्ट करने हैं। अब वो 3 इस तरह से सिलेक्ट करने हैं, हम लोगों ने सेलेक्ट करने हैं कि वो जो बेसिक डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएं। ऑल द थ्री या जो भी हमारी रेफरेंस डायमेंशंस, अब इसके अंदर बेसिक्स डायमेंशंस थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, या इसको हम लोग कह देते हैं ऑल द डायमेंशंस रिक्वायर्ड थी शुड बी कवर्ड। सो वो इसके अंदर आपके पास अगर जो भी मैं वेरिएबल ले लूं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ले लूं, डेंसिटी ले लूं और आपका डायमीटर ले लूं, वेलोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर ऑफ द पाइप, तो उसके अंदर तीनों डायमेंशंस कवर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की थी LT-1, इसका था लेंथ, इसका था ML-3 था, और ये था ML-1, T-1। तो मैं चाहूं
तो कोई भी 3 वेरिएबल्स ले लूँ जिसके अंदर तीनों की तीनों डायमेंशंस कवर होनी चाहिए। ठीक हो गया। मैं चाहूँ तो वेलोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर ले लूँ, उसके अंदर भी मेरे तीनों डायमेंशंस कवर हो जाएंगी। और अगर मैं चाहूँ तो डेंसिटी, डायमीटर और विस्कोसिटी भी ले सकता हूँ। तो वो मेरे पर्टिकुलर केस के ऊपर मेरी मर्जी के ऊपर है कि मैं कौन से रिपीटिंग वेरिएबल्स ले रहा हूँ। लेकिन रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने की वजह से मेरी मर्जी होगी, जो भी सिलेक्ट करूँगा तो वो डिपेंड कर रहा होगा कि मैंने रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन से लिए हैं। तो जो मेरे पाई टर्म्स भी हैं वो उसी तरह से ही फॉर्म हो रहे होंगे। तो अगर कोई रो वी डी ले लेता है तो उसके जो पाई टर्म्स बन रहे होंगे वो डिफरेंट बन रहे होंगे। अगर कोई डेंसिटी, वेलोसिटी और विस्कोसिटी ले लेता है तो उसके डिफरेंट बन रहे होंगे। पर उसमें कोई भी मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपके इवेंचुअली डायमेंशन लेस प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। तो आपने जो पाई टर्म्स बनाए होंगे या किसी और ने जो पाई टर्म्स बनाए हैं वो दोनों के सही हो सकते हैं। दोनों का फंक्शन डिफरेंट आ रहा होगा। वो जो ग्राफ था जो आपको शो किया गया था, वो जो ग्राफ जो इस तरह से कुछ था, वो आपके केस के अंदर इस तरह से बन रहा होगा, किसी और के लिए वो डिफरेंट ग्राफ बन रहा होगा। पर वो अगर आप जब उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे, दोनों एक्सपेरिमेंट आप दोनों ही कर रहे होंगे, तो उसके अंदर से वो जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे दोनों के हिसाब से वो आंसर्स फिर उसके अंदर से जब डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा वो सही होगा। दैट वुड बी द इशू। पर ये जो फंक्शन है उसकी वजह से दोनों के फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, उनके ग्राफ डिफरेंट आ सकते हैं। पर जब आप डेटा वैल्यूज़ के हिसाब से आप सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स के हिसाब से कंपेयर कर रहे होंगे तब आपके आंसर्स सेम होंगे। तो जो पायर टर्म्स हैं, चाहे वो आप इस तरह से फॉर्म करें या किसी और तरीके से रिपीटिंग वेरिएबल्स लेकर, दोनों के दोनों पायर टर्म्स सही हैं। वो डिफरेंट हो सकते हैं बट दोज आर ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, पाई टर्म फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने पाई टर्म फॉर्म करना है और जो पहला पाई टर्म होगा वो हमेशा आप ये याद रखिएगा आपका जो मेन डिपेंडेंट वेरिएबल था उससे बनाएंगे। तो फॉर्म अ पाई टर्म बाय मल्टीप्लाइंग वन ऑफ द नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। पहला पाई वन, तो उसको हमने पाई टर्म को मल्टीप्लाई क्या करना है, पाई टर्म फॉर्म करना है नॉन रिपीटिंग वेरिएबल। तो मेन अब अगर हम लोग जो अब इसके अंदर लिख लेते हैं कि हम लोग अपने केस के लिए जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेलोसिटी, डेंसिटी और डायमीटर। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं ये रो वी डी ले रहे हैं। तो ये हमारे हो गए रिपीटिंग वेरिएबल्स। ये अगर रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए तो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन से हो जाएंगे? जो एक तो मेन वेरिएबल है वो तो हमारा कभी भी नॉन रिपीटिंग, वो रिपीटिंग होगा नहीं। तो ये मेन नॉन रिपीटिंग वेरिएबल और विस्कोसिटी हमारा हो जाएगा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो ये अगर हम लिख लें 1 और 2, 1 and 2, ये हमारे क्या हैं, ये हैं नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। सो पहला टर्म हम नॉन रिपीटिंग वेरिएबल से फॉर्म कर रहे हैं और वो हमारा मेन वेरिएबल है और वो है प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल्स। और हमने लिए हैं वेलोसिटी, डायमीटर और वेलोसिटी लिया है, डायमीटर लिया है और रो लिया है। ठीक है, तो ये उसने कहा है कि आप मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल्स ईच रेज्ड टू एन एक्सपोनेंट दैट विल मेक द कॉम्बिनेशन डायमेंशनलेस। तो ये जो है ए, बी और सी जो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं उनका जो एक्सपोनेंट है वो आपने फॉर्म करना है और के जब इनका जो टोटल पाई टर्म, ये जो अब कॉम्बिनेशन बनेगा इनका डेल्टा पी एल वी डी रो का, वो इस तरह से बनेगा कि ये डायमेंशन लेस हो जाए। तो ये ए, बी और जो सी है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारे पास कोई ना कोई ए, बी और सी की वैल्यूज आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल ए की शायद वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी, तो सो वो डेल्टा पी लेंथ ओवर वी हो सकता है। पॉजिटिव में आ रही होगी, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पाई टर्म बनेगा। बट ये ए, बी, सी जो है वो उसको हम लोगों ने कम्बिनेशन को डायमेंशन लेस करना है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको डायमेंशन लेस बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं,
इसकी डायमेंशंस लिखते हैं, पाई टर्म बनाना हम जा रहे हैं क्योंकि हमें ABC के तौर पर इसको फॉर्म करना भी है। सो डेल्टा P की जो डायमेंशंस थी वो डायमेंशंस थी ml-2 t-2, वेलोसिटी की जो डायमेंशंस थी LT-1 और ये हो गया A, और डायामीटर की जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ, वो हो गया B, और ये है आपका ml-3, उसका पावर है C। ठीक है, अब ये हो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये 1 है इसके ऊपर। तो इनको हम लोगों ने डायमेंशन लेस बनाना है, कम्बिनेशन डायमेंशन लेस बनाना है। सो हम लोगों ने क्या करना है, पहले लेंथ की जो डायमेंशंस हैं उसको ज़ीरो करना है। तो अगर लेंथ की डायमेंशंस को ज़ीरो करना है तो लेंथ के ऊपर जो डायमेंशंस हैं हम वो लिखेंगे। सो L=0 के लिए ये हो जाएगा -2 क्योंकि कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, A की डायमेंशन है तो +A, लेंथ पॉजिटिव है तो ये B हो गया +B, यहाँ पर नेगेटिव है -3C शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि हमने इसको 0 करना है। सिमिलरली हमारी जो दूसरी डायमेंशंस है मास, उसको हम लोग 0 करते हैं, और वो हमारे पास है किसके अंदर, इसके अंदर है m, और फिर हमारे पास c के अंदर है। सो m नहीं 1 है, 1 है यहाँ पर, सो 1, और यहाँ पर +c हो जाएगा इक्वल टू 0, और कहीं पर भी लेंथ मास नहीं है। सिमिलरली हम लोगों ने अब t की डायमेंशन को भी 0 करना है। सो ये हो जाएगा 1 -2 और -a, क्योंकि ये जो है t के ऊपर डायमेंशन है -1 और ये पावर भी है तो -1a कह लें, -a कह लें की बात है, और यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है टाइम को। सो टाइम की हमारे पास यहाँ -2 और ये -a, सो इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे c पता लग जाएगा, c इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट a इज इक्वल टू -2, ठीक है। और अगर a और c की वैल्यू आ गई है हमारे पास तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2 प्लस -2 और प्लस b हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, -3 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा ये -2, ये -4 और +3, -4 और +3 कितना हो जाएगा -1। सो b वुड बी इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, ठीक है। अब अगर b इक्वल टू 1 है, a -2 है, तो हम लोग इसको पाई टर्म्स में लिख सकते हैं। सो पाई 1 जो है मेरा वो होगा डेल्टा PL, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल था। v के ऊपर अब नीचे आ जाएगा, v² हो जाएगा। b डायामीटर है, डायामीटर यानी कि b के ऊपर है 1 तो डायामीटर इधर आएगा, d मल्टीप्लाई होगा। डेंसिटी के ऊपर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज ρv²। ये मेरा पाई टर्म पहला फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्या करना है, आपने कोई भी नॉन रिपीटिंग वेरिएबल को लेना है, नॉन रिपीटिंग वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है रिपीटिंग वेरिएबल के प्रोडक्ट से, और उनके जो पावर्स हैं वो एक्सपोनेंट्स देने हैं, और वो जो कम्बिनेशन है इवेंचुअली हमने बेसिकली डायमेंशंस को 0 करना है तो वो डायमेंशन लेस बनाना है। तो ये वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि ये मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे, किस पावर से होंगे कि ये जो ओवरऑल टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास डायमेंशन लेस हो जाएगा। वो हम लोग बाद में चेक कर रहे होंगे जो हमारा पाई टर्म बना है क्या ये डायमेंशन लेस है भी कि नहीं है। रिपीट स्टेप 5, क्योंकि दूसरा वेरिएबल है तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है। अगर 2-3 और वेरिएबल बचे हुए होते तो हम लोग ये स्टेप बार बार रिपीट कर रहे होते, पर अब हमारे पास जो पाई 2 है वो बनाएंगे हम लोग विस्कोसिटी से, जो कि हमारा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल है, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा होगा वेलोसिटी, डायामीटर एंड द डेंसिटी, और इनके ऊपर पावर a, b एंड c, ठीक है। और इनकी जो डायमेंशंस हैं वो हैं ml-1,
t माइनस वन, एल टी माइनस वन पावर ए। डी की जो डायमेंशन है लेंथ है, बी, और ये है एम एल माइनस थ्री एंड दैट इज सी। सो सिमिलरली हम लोग एल की इक्वल टू ज़ीरो, डायमेंशन ज़ीरो करनी है। सो यहाँ पर एल माइनस वन है हमारे पास, सो माइनस वन, यहाँ पर प्लस ए और प्लस बी एंड माइनस थ्री सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से हम लोगों ने मास की डायमेंशन को ज़ीरो करना है, वो यहाँ पर वन है और फिर हमारे पास यहाँ पर प्लस सी है इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरह से t की डायमेंशन को ज़ीरो करना है एंड t की डायमेंशन हमारे पास है माइनस वन, यहाँ है माइनस ए और कहीं नहीं है, इक्वल टू ज़ीरो। तो आप ये देख रहे होंगे कि वेलोसिटी, डायमीटर और डेंसिटी वाली डायमेंशंस कंसीडर करने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो ईजीली सॉल्व हो रहा है कि हमें ए और सी की वैल्यूज़ जो हैं वैसे ही पता लग रही हैं और वो बी में अंदर पुट करके हमें पता लग जाएंगे। सो सी इज़ हो जाएगा माइनस वन के बराबर, ए भी हो गया माइनस वन के बराबर। ये वैल्यूज़ हम पुट करें ऊपर, दोनों वैल्यूज़ अगर ऊपर पुट करें तो ये हमारे पास हो रहा है माइनस वन और ये माइनस वन ही होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस वन हो जाएगा, प्लस बी फाइंड आउट करना है, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो प्लस ही हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। सो ये प्लस थ्री और माइनस टू, सो बी जो हमारा आ रहा होगा वो आ रहा होगा माइनस वन के बराबर। ठीक है। सो जो पाई टू है हमारे पास, दैट इज कमिंग आउट टू बी, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो वो हमारा म्यू, और बाकी सबके ऊपर पावर्स नेगेटिव वन हैं तो वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे, रो वी डी। ठीक है, ये है आपका पाई टू, म्यू ओवर रो वी डी। या आप इसको अगर डायरेक्ट वैल्यूज लिखते तो ये हो जाता पाई टू आपका म्यू v नेगेटिव वन, डायमीटर नेगेटिव वन, डेंसिटी नेगेटिव वन। सो ये पाई टू जो है आपके पास आ रहा है म्यू ओवर रो वी डी। आप चाहें तो इसको एज इट इज रहने दें, लेकिन हमें पता है कि जो एक हमारे पास डायमेंशन लेस प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कह रहे होते हैं, वो बराबर होता है रो वी डी ओवर म्यू के। तो चाहें तो हम लोग इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई एक टर्म आ रहा होता है जो कि रियल साइंस के अंदर, हमारे पास फिजिक्स के अंदर कोई ना कोई उसकी वैल्यू, उसकी कोई ना कोई एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो हम वो कोई कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या कांस्टेंट से किसी चीज़ को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो वो जो पाई टर्म होगा वो हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। तो चाहें तो आप ये पाई टू ऐसे ही छोड़ दें, म्यू ओवर रो वी डी, या इसको रो वी डी ओवर म्यू करके लिखना चाहें, रेसिप्रोकल करके लिखना चाहें, तब भी ओके है, तब भी कोई इशू नहीं है। दैट वुड बी योर पाई टर्म। क्यों? क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस होगा, चाहे ऊपर लिखें या नीचे करके लिखें, आपका एवेंचुअली जो प्रोडक्ट है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई टू आ गया है, म्यू ओवर रो वी डी या रो वी डी ओवर म्यू। अब हम लोगों ने देखना है कि जो पाई टर्म्स बने हैं क्या वो डायमेंशन लेस है भी या नहीं है। तो ये था डेल्टा पी एल एल इंटू डी ओवर रो वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर रो, या रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी अगर हम लोग डायमेंशंस देखना चाहें तो डेल्टा पी एल की जो डायमेंशंस थी वो थी एम एल माइनस टू, टी माइनस टू, मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय एम एल माइनस थ्री, और वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो है एल टी माइनस वन और स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ऊपर डायमेंशंस हमारे पास फॉर्म हो रही हैं वो हो रही हैं -2, और ये यहाँ पर जो लेंथ की डायमेंशंस आ रही हैं हमारे पास, वो हमारे पास डायमेंशंस क्या आ रही हैं, वो हमारे पास आ रही होंगी
इस तरह से करते हैं। पहले हम लोग लेंथ की डायमेंशंस देखते हैं, m लेंथ एंड t। सो लेंथ की जो डायमेंशंस हैं ऊपर देखें तो वो हमारे पास सिंपल 1 ही बच रही है, ठीक है, क्योंकि ये L1 है और यहाँ पर L-2 है, और ऊपर m एक ही है तो 1 है। t देखना चाहें ऊपर तो ये -2 है। नीचे वाली डायमेंशंस को देखें तो हमारे पास m की एक ही डायमेंशंस बच रही हैं। लेंथ की डायमेंशंस देखना चाहें तो ये लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर ये लेंथ स्क्वायर हो गया, ये L-3 है, तो L स्क्वायर और आपके पास जो -3 वाली डायमेंशंस हैं उसको, सॉरी ये इधर -1 हो क्योंकि ये -2 है और प्लस है, तो ये आपके पास -3 और आपके पास स्क्वायर, ये कितनी डायमेंशंस बचेंगी, -1। t -1 का स्क्वायर है, सो दिस इज t -2। तो आप देखें कि आपकी की सारी डायमेंशंस जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट। तो मतलब आपकी जो ये पाई 1 वाला जो टर्म था दैट वाज डायमेंशनलेस। अब हम लोग आए पाई 2 के लिए, चाहे आप म्यू ओवर रो वी डी लिखें या रो वी डी ओवर म्यू लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम लोग डायमेंशन लिखते हैं डेंसिटी की, और वो है ml-3। फिर हमारे पास वेलोसिटी की है Lt-1 और डायमीटर की है लेंथ, इसकी है ml-1 t-1, और दैट वुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये हमारे पास बराबर होगी m, ऊपर कोई भी डायमेंशंस नहीं है तो ये 1 है। लेंथ की डायमेंशंस देखना चाहें -3 और +2, सो -1 होगा, और t की है -1। नीचे अगर देखना चाहें ये वैसे ही ml-1 और t-1 है, तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ, और ये भी आपकी डायमेंशनलेस फॉर्म्स। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो डायमेंशनलेस हैं। तो ये जो स्टेप 7 है दैट इज़ ओके। स्टेप 8 था, वो हम लोग स्टेप 8 के अंदर इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से हमने लिखना है। सो पाई 1 इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ पाई 2, जिसका मतलब है कि जो पाई 1 है, पाई 1 की यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और वो जो वैल्यूज़ हैं डेल्टा पी लेंथ इंटू डी ओवर रो वी स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ रो वी डी ओवर म्यू, या म्यू ओवर रो वी डी एक ही बात है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे एक्सपेरिमेंट करके तो वो उसका ग्राफ इन्वर्स बन रहा होगा, उसका उल्टा बन रहा होगा, और कोई फ़र्क नहीं होगा। सो दिस इज़ द मेथड, ये स्टेप्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होंगे डायमेंशनलेस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अगले प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि एक और मेथड, तो आपको जो ईजियर लगे आप उससे सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर ये जो मेथड हमने यूज़ किया है, मैं आपको दूसरा मेथड दूसरे प्रॉब्लम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो यही सेम चीज़ आप अपने जो मैं दूसरा मेथड कराऊंगा उसके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगेन हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था, तो अगर देखने चाहें तो जो हम लोगों ने पाई टर्म्स बनाए थे, दिखाए गए थे शुरू के अंदर, डी डेल्टा पी एल रो वी स्क्वायर इज़ अ फंक्शन ऑफ रो वी डी ओवर म्यू, हम लोगों ने भी उसी तरह से ही फॉर्म किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो रो वी और डी लिए थे, जिस तरह से बुक ने लिए हैं। अगर आप रिपीटिंग वेरिएबल्स डिफरेंट लेते तो आपके पास पाई टर्म्स डिफरेंट आते, और अगर वो डिफरेंट आते तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि उसके डिफरेंट आने से क्या फ़र्क आ रहा होगा।